CUET स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है मैंने अपने चैनल पे CUET फिजिकल एजुकेशन का जो डोमेन है उसकी पहली यूनिट अपने चैनल पे पहले अपलोड कर दी है हिंदी में और उसको पढ़ा भी दिया। तो आज मैं आपको दूसरी यूनिट ट्रेनिंग मैथड प्रशिक्षण के तरीके आज आपको पढ़ाऊँगा। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। सो अगेन वेलकम बैक टू स्लो स्टडी पॉइंट फिजिकल एजुकेशन CUET 2024 यूनिट नंबर 2। यूनिट का नाम है ट्रेनिंग मैथड प्रशिक्षण के तरीके विद सुमित माथुर। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये है हमारा सिलेबस है। सिलेबस पर नज़र डालते हैं। प्रशिक्षण के तरीके, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। प्रशिक्षण के तरीके का अर्थ और उसका महत्व, परिभाषा और उसका महत्व, प्रशिक्षण के तरीके, निरंतर पाठलेख, अंतराल परीक्षण विधि। ये दोस्तों आपने पहली क्लास वाले पढ़ रखा है, बस आपको एक रिवीजन की जरूरत है। इसका हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक अभ्यास, सर्किट प्रशिक्षण, वेट ट्रेनिंग, वजन परीक्षण, ये सब दोस्तों हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है खेल परीक्षण, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। प्रशिक्षण किसी कार्य की दीर्घकालीन प्रक्रिया है, इन लॉन्ग टर्म। अगर हम कुछ करते हैं तो उसके लिए हम लोग पहले एक कुछ उसके लिए कुछ ट्रेनिंग करते हैं ताकि वो काम अच्छे से हो सके। किसी खेल अथवा प्रतियोगिता के अच्छे परिणाम प्राप्त करने के उद्देश्य से की गई तैयारी को खेल परीक्षण कहा जाता है। तो सब अगर कुछ काम करने जा रहे हैं उससे आप कुछ पहले प्लानिंग करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो दोस्तों उसी को परीक्षण खेल ट्रेनिंग कहते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, खेल परीक्षण का महत्व क्या है। कौशल की पूर्णता में मदद करना, चोट की रोकथाम में मदद करना। अगर दोस्तों हम पहले ही उसको एक अच्छे से प्लानिंग करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, जो हमें चोट लगने के चांसेस है वो काफ़ी कम हो जाते हैं। संतुलन और प्रतिक्रिया समय में सुधार करना, मांसपेशियों में वसा अनुपात में सुधार करना, एकाग्रता में सुधार करना। तो ये सब इसके वो इम्पोर्टेंस है, इसके महत्व है। चलते हैं दूसरी स्लाइड पर। मेथड ऑफ ट्रेनिंग, प्रशिक्षण के तरीके। सहन क्षमता विकसित करने की विधियां निम्नलिखित हैं। दोस्तों सहन क्षमता विकसित करने की 3 प्रक्रिया होते हैं, निरंतर परीक्षण विधि, अंतराल परीक्षण विधि और फाटलेख परीक्षण विधि। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे निरंतर परीक्षण विधि। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या होता है, डेवलप अ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हृदय प्रणाली का। और चलिए दोस्तों पर नजर डालते हैं। सहन क्षमता विकसित करने के लिए निरंतर परीक्षण विधि को सबसे उत्तम माना जाता है। दोस्तों ये निरंतर कंटिन्यूस मेथड है, इसको सहन क्षमता विकसित करने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है इन तीनों में से। इस विधि में व्यायाम बिना रुके लंबे समय तक किए जाते हैं, जैसे कि क्रॉस कंट्री। इस विधि में व्यायाम करने की अवधि 30 मिनट से अधिक होती है। दोस्तों आप इसको देख लें। इस विधि में सघनता का इस विधि में सघनता का कम होने के कारण हृदय दर 140 से 160 धड़कन प्रति मिनट के बीच होती है। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी मिस प्रिंटिंग है, तो आप इसको जब करेंगे तो आपकी जो हार्ट बीट है वो 140 से 160 के प्रति मिनट के बीच पाई जाती है। दोस्तों इस विधि के क्या लाभ हैं। हृदय हृदय तथा फेफड़ों की कार्य क्षमता में कुशलता आती है। मांसपेशियों में लाल रक्त कण यानी RBC की मात्रा में वृद्धि होती है। ये माइक्रोकॉन्ड्रिया की संख्या और आकार को बढ़ाता है। और दोस्तों अगर हम दूसरी विधि की बात करें, अंतराल परीक्षण विधि, इंटरनल ट्रेनिंग मेथड, तो टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, आप वो देख लेना थोड़ा। इसका जो उद्देश्य होता है वो डेवलप एंडोरेंस, सहन क्षमता विकसित करना, इसका भी होता है। ये परीक्षण विधि प्रयास एवं पुण्य शक्ति, फिर प्रयास एवं पुण्य शक्ति, एफर्ट एंड रिकवरी के सिद्धांत पर रिकवरी है। दोस्तों मतलब करो फिर दोबारा रुको, स्टार्ट करो, मतलब सो इसके रिकवरी टाइम और क्या नाम, एफर्ट एंड रिकवरी के सिद्धांत पर आधारित है ये विधि। इस विधि में खिलाड़ी हर बार तीव्र गति से व्यायाम करता है, फिर उसे पुण्य शक्ति प्राप्त समय दिया जाता है और फिर से वह तीव्र गति से व्यायाम करता है। मतलब दोस्तों जैसे वो कुछ मीटर दौड़ता है फिर रुकता है और फिर एक कुछ मीटर दौड़ता है और फिर रुकता है, ताकि उसको आगे और दौड़ने के लिए उस वेट जितने टाइम में वो रुकता है उसमें उसको एनर्जी प्राप्त हो सके और फिर वो दोबारा दौड़ सके। इसीलिए दोस्तों इसको पुण्य शक्ति प्राप्ति के सिद्धांत पर आधारित होती है। इस विधि से व्यायाम की गति इतनी होती है कि हृदय दर 180 धड़कन प्रति मिनट तक पहुंच जाती है। इस व्यायाम को अगर आप दोस्तों कर रहे हैं तो आपकी हार्ट बीट 180 तक पहुंच जाती है। ये विधि मध्यम दूरी की दौड़ों, फुटबॉल इत्यादि खेलों के लिए बहुत उपयोगी होती है। और इस विधि के दोस्तों क्या क्या लाभ हैं। इस विधि से खिलाड़ी कम समय में अधिक कार्य करने के योग्य बन जाता है। ये विधि श्वसन तंत्र तथा संचार के लिए लाभदायक है। खिलाड़ी कम समय में अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकता है। दोस्तों टाइपिंग मिस्टेक है, मैं इसको ठीक कर दूंगा बाद में। ये दोस्तों जो PDF है ये आपको डिस्क्रिप्शन लिंक पे मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी जो हानियाँ देखते हैं दोस्तों, क्या क्या हानि है इसकी। चोट लगने की संभावना अधिक होती है इसमें।
इसे रोजाना करने से हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है। दोस्तों इस पॉइंट को हाईलाइट करें थोड़ा। तीसरी ट्रेनिंग हमारी फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड, इट मीन फार्टलेग परीक्षण विधि। इसका दोस्तों जो उद्देश्य होता है वो डेवलप स्पीड एंड इंड्योरेंस, गति और सहन क्षमता को विकसित करता है। इस विधि को गोस्टा होमन ने 1937 ईस्वी में विकसित किया था। दोस्तों ये एक एमसीक्यू बन रहा है, इसको नोट कर ले, ये आपसे पेपर में पूछ सकता है कि इस विधि को किसने विकसित किया और कब किया। फाटलेग, फाटलेग एक स्वीडिश शब्द है जिसका अर्थ है गति खेल। उससे ये पूछ सकता है कि फाटलेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। इस परीक्षण विधि निरंतर तथा अंतराल परीक्षण विधि का सम्मिश्रण है। दोस्तों जो पहले हमने दो विधि पढ़ चुके हैं, ये उन दोनों का ही मिक्सर है। इसमें खिलाड़ी अपने आसपास की परिस्थिति को ध्यान में रखकर दौड़ता है। इस विधि को गति खेल भी कहा जाता है। दोस्तों इसको नोट करें, इस विधि को हम लोग एक अलग नाम से भी जानते हैं, इसका नाम है गति खेल। इस विधि के द्वारा खिलाड़ी अपनी एरोबिक या एरोनोबिक क्षमता या फिर दोनों ही क्षमता एक साथ विकसित कर सकता है। दोस्तों पूछ सकता है कि किस विधि में हम लोग एरोबिक या एनोरोबिक क्षमता दोनों एक साथ विकसित कर सकते हैं, तो आप इसको नोट कर लें। ये विधि बिना किसी उपकरण के भी की जा सकती है। तो अब हम दोस्तों पढ़ते हैं इसके आइसोमेट्रिक एंड आइसोटोनिक एक्सरसाइज। ये व्यायाम 1853 में एटीनगर और मूलर द्वारा पेश किए गए थे। हम्म, तो दोस्तों आप इसको नोट कर लें। लैटिन भाषा में आइसो का अर्थ है समान या स्थिर, मैट्रिक का अर्थ है लंबाई। इस प्रकार इसका शाब्दिक अर्थ हुआ समान या स्थिर लंबाई, अर्थात जिस क्रियाकलाप को करने में मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होता वह आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाते हैं। मतलब दोस्तों अगर हम कुछ भी करते हैं, अगर उसमें हमारी मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वह आइसोमेट्रिक व्यायाम कहलाते हैं। इन व्यायामों में क्रिया तो होती है परंतु गति नहीं होती, इसलिए इन्हें गतिहीन व्यायाम भी कहते हैं। इस व्यायाम में विस्थापित भी शून्य होता है, अर्थात किया गया कार्य भी शून्य होता है। अब दोस्तों ये फोटो देख सकते हैं, ये एक आइसोमेट्रिक आइसोमेट्रिक व्यायाम है। आप फोटो ना देख के जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दें। आइसोमेट्रिक व्यायाम के लाभ, इस इस व्यायाम में स्थिर शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार के व्यायाम इस पर रुको दोस्त थोड़ा तो इस प्रकार के व्यायाम जिम्नास्टिक जैसे खेलों के लिए उपयोगी होते हैं। आगे चलते हैं। अब दोस्तों पढ़ेंगे आइसोटोनिक व्यायाम। वो आइसोमेट्रिक था, ये आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक शब्द ग्रीक शब्द आइसो से लिया गया है जिसका अर्थ है बराबर, और टोनस का अर्थ है टोन, यानी आइसोटोनिक का अर्थ है समान मांसपेशी बनाए रखना। इस व्यायाम में गतिविधियां प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं। इस व्यायाम को करने से मांसपेशियां संकुचित तथा स्थिति, ये दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, मैं बाद में ठीक कर दूंगा, जिसके कारण मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है। ये व्यायाम गति, अगर देख लेता हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। हम्म, आइसोटोनिक, इस व्यायाम को करने में मांसपेशियों संकुचित होती तथा शिथिलन, दोस्तों सही लिखा है, शिथिलन होता है जिसके कारण मांसपेशियों की लंबाई बढ़ती है। ये व्यायाम गतिशील शक्ति प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। इन व्यायाम को करने में मांसपेशियों में लचीलापन, लंबाई तथा कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। दोस्तों ये है इसके मतलब इसके क्या क्या फायदे हैं वो बताए गए हैं। व्यायाम के उदाहरण जैसे मेडिसिन बॉल, दौड़ना कूदना, भार परीक्षण के व्यायाम, ये सब दोस्तों आइसोटोनिक व्यायाम में आते हैं। टाइप्स टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक एक्सरसाइज, आइसोटोनिक व्यायाम के प्रकार। दोस्तों इसके भी दो प्रकार होते हैं, केंद्रित अभ्यास और विलक्षण या सनकी व्यायाम। दोस्तों हम लोग पहले पढ़ते हैं केंद्रित अभ्यास, ऐसे व्यायाम जिनमें मांसपेशियों पर तनाव इतना अधिक होता है कि वे छोटे हो जाते हैं। और दूसरा है ऐसे व्यायाम जिसमें लगाया गया बल मांसपेशियों मांसपेशियों की ताकत से अधिक होता है, इसलिए मांसपेशियां लंबी हो जाती हैं। ये दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ऐसे ही मैंने आपको एक्स्ट्रा के लिए बताया है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं सर्किट सर्किट ट्रेनिंग मेथड। सर्किट ट्रेनिंग मेथड परिधि परीक्षण विधि। इस विधि का उत्पादन
लीड्स विश्वविद्यालय के मॉर्गन और एडमसन के द्वारा 1957 में किया गया था। दोस्तों देख लें इस विधि का, जो इस विधि को किसने विकसित किया था वो है, उन दोनों का नाम और कब किया गया था वो भी लिखा हुआ है, इसको आप नोट करें। इसमें व्यायाम बहुत ही सुनिश्चित ढंग से तथा सर्किट की तरह दोहराए जाते हैं। इसमें 6 से 10 स्ट्रेंथ व्यायाम होते हैं जो एक के बाद एक पूरे करने होते हैं बिना रुके। मॉर्गन और एडमसन के अनुसार परिधि परीक्षण विधि एक ऐसी विधि है दोस्तों, जिसने इसको विकसित किया उनके अनुसार ये, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये एक ऐसी विधि है जिसमें विभिन्न व्यायामों और व्यायामों को यंत्रों तथा बिना यंत्रों की निश्चित मात्रा में किया जाता है। इस डेफिनेशन को आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आप क्या था, आपके पेपर में 4 ऑप्शन दें और पूछे कि इसकी वो परिभाषा क्या है। इसका दोस्तों जो उद्देश्य होता है वो होता है सहनशीलता और शक्ति को एक साथ बढ़ाना। इसके साथ साथ लचक और गतिशीलता भी बढ़ाना इसका उद्देश्य है। सर्किट परीक्षण विधि के लाभ, इस विधि को घर के अंदर या बाहर किया जा सकता है। व्यायाम के लिए उपकरण आसानी से उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसकी दोस्तों क्या क्या हानियां हैं वो भी देख लेते हैं। सेटअप करने में समय लगता है, उपकरण की आमतौर पर बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं वेट ट्रेनिंग, भार परीक्षण। भार परीक्षण कंकालीय मांसपेशियों को शक्ति और आकार को विकसित करने के लिए किया जाता है। इसे विशिष्ट मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। मतलब दोस्तों जो कोई पतला आदमी है, उसको उससे जो मांसपेशी है उसको विकसित करने के लिए, उसके लिए वेट ट्रेनिंग काफ़ी अच्छी होती है। वेट ट्रेनिंग के क्या क्या एडवांटेज है वो देख लेते हैं। इसकी मदद से पूरे शरीर को मजबूत मजबूत भी बनाया जा सकता है। मोटे लोग दुबले पतले हो सकते हैं, कमजोर मजबूत हो सकता है, धीमा तेज हो सकता है, भारी गतिशील हो सकता है। मैंने आपको दोस्तों बोला ना, वो जो पतले लोग हैं वो उसको अपनी मांसपेशियां विकसित कर सकते हैं और मोटे हो सकते हैं, जस्ट लाइक जिम। वार्मिंग अप, वार्मिंग अप दोस्तों क्या होता है वो समझते हैं, आइए। वार्मिंग अप एक अल्पकालिक यानी शॉर्ट टर्म गतिविधि है। दोस्तों हम लोग जैसे आप कुछ भी चीज़ करते हैं, जैसे आप जिम करते हैं तो उससे पहले आप एक छोटा सा वार्म अप लेते हैं ताकि आपको बॉडी को एहसास हो जाए कि हाँ मैं अब वर्कआउट करने जा रहा हूँ। तो वही है दोस्तों वार्म अप। वार्म अप करने से आपके शरीर को एरोबिक गतिविधि के लिए तैयार करने में मदद मिलती है। वार्म अप धीरे धीरे आपके शरीर के तापमान को बढ़ाकर और आपकी मांसपेशियों के रक्त प्रवाह को बढ़ाकर आपके हृदय प्रणाली को संशोधित करता है और मांसपेशियों में दर्द को कम करने और चोट के जोखिम को कम करने में मदद मिलती है। दोस्तों आप अगर कुछ भी चीज़ कर रहे हैं अपनी बॉडी से एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं तो उससे उससे पहले वार्म अप बहुत जरूरी होता है, जो कि आपको आपके ब्लड प्रेशर को थोड़ा हाई करता है और चोट लगने के जोखिम को थोड़ा कम कर देता है। टाइप्स ऑफ वार्मिंग अप, वार्म अप के दोस्तों दो टाइप होते हैं, पैसिव वार्म अप और एक्टिव वार्म अप। हिंदी में भी दोस्तों इनको ये बोलते हैं। पैसिव वार्म अप इसका मुख्य उद्देश्य बिना किसी शारीरिक गतिविधि के शरीर के तापमान को बढ़ाना है। इस विधि में भारी साधनों जैसे भारी वर्दी पहनना, मालिश, गर्म पानी, भाप, धूप, गर्म ड्रिंक, शरीर का तापमान बढ़ाया जा सकता है। मतलब दोस्तों बिना किसी एक्सरसाइज के कैसे हम वार्म अप कर सकते हैं, वो दोस्तों पैसिव वार्म अप में आता है। भारी कपड़े, ज़्यादा कपड़े पहनना, धूप में खड़े रहना, गर्म पानी पीना, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, वार्म अप हो जाएगा। और एक्टिव वार्म अप में एक खिलाड़ी विभिन्न शारीरिक गतिविधियों जैसे जॉगिंग, स्ट्रेचिंग, व्यायाम आदि में भाग लेता है और तापमान को बढ़ाता है। इन गतिविधियों से कार्य क्षमता बढ़ती है और मांसपेशियां टोन होती है। दोस्तों वैसे बेस्ट जो इसमें से अगर मैं बोलूँ तो एक्टिव वार्म अप होता है, इसमें आप एक्सरसाइज के थ्रू अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। तो आगे पढ़ते हैं हम लोग ट्रेनिंग अनुकूलन, कंडीशनरिंग। मतलब दोस्तों देखते हैं आगे। वार्म अप एक अल्पकालिक गतिविधि है, जबकि कंडीशनिंग एक लंबी और नियमित प्रक्रिया है। इसमें नियमित अभ्यास कंडीशनिंग का केंद्र बिंदु है। कंडीशनिंग के फायदे: रक्त संचार बढ़ाना, दूसरी हवा से बचना, न्यूरोपेशी समन्वय में सुधार करना, चोटों से बचना, बेहतर प्रदर्शन। कंडीशनिंग के संबंधित व्यायाम: वेट ट्रेनिंग, इंटरनल ट्रेनिंग, सर्किट ट्रेनिंग। तो दोस्तों जो सब हमने अभी पहला पढ़ा वो इसके अंदर आता है। अब दोस्तों कूलिंग डाउन और लिम्बरिंग डाउन, मतलब दोस्तों कूलिंग डाउन जैसे आपने एक्सरसाइज कर ली, अब आपका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई, उसको आप दोस्तों कैसे अपने नॉर्मल करें, उसको कैसे नॉर्मल करें, उसके लिए कूलिंग डाउन होता है। कूलिंग डाउन करने से शरीर धीरे धीरे परिश्रम की स्थिति से आराम की स्थिति में आ जाता है। परीक्षण या प्रतियोगिता के बाद ये एक आवश्यक गतिविधि है। इसे वार्म अप डाउन भी कहते हैं। दोस्तों हमने वार्म अप पढ़ा, इसको वार्म अप डाउन भी कहते हैं। ये शरीर के तापमान को कम करने में और काम करने वाली मांसपेशियों से अपशिष्ट उत्पादों को हटाने में मदद करता है। मैंने आपको बताया वैसे ही है। कूलिंग डाउन बेनिफिट्स, इसके दोस्तों क्या क्या बेनिफिट है वो पढ़ते हैं। ये पेशी तनाव को कम करता है, ये
चक्कर आने या बेहोशी की संभावना को कम करता है। ये रक्त में एड्रेनलिन के स्तर को कम करता है दोस्तों। जो हमारे रक्त में एड्रेनालाइन पाया जाता है उसको, उसके जो स्तर है उसको दोस्तों कम करता है ये। दोस्तों हमारी दूसरी यूनिट इतनी थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट वीडियो विल बी कमिंग सून। सब्सक्राइब माई चैनल। दोस्तों इसको सब्सक्राइब करने की पीपीटी बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगा है, तो जो इसकी थर्ड यूनिट है वो जल्दी इस चैनल पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।